चंपानगर गांव में राजेश बुलंद नाम का एक देशभक्त सैनिक रहता था। राजेश बहुत ही सुलझा हुआ देशभक्त इंसान था। राजेश अपनी देश की सेवा करने में बहुत व्यस्त रहता था। वह अपने परिवार वालों को कभी भी टाइम नहीं दे पाता था। एक दिन राजेश छुट्टियों में अपने घर आने की तैयारी करने लगता है। तभी अचानक खबर आती है, भारतीय बॉर्डर में चीनी सिपाहियों ने हमला कर दिया है। तभी राजेश के सीनियर ऑफिसर चंदन राजेश से आकर कहते हैं, राजेश, चीनी सेना ने भारतीय बॉर्डर पर हमला कर दिया है। हमें किसी भी तरह उस चीनी सेना से हमारी भारत माता को बचाना ही होगा। अगर तुम छुट्टियों में घर जाना चाहते हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अभी हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा अपने घर जाने से ज्यादा जरूरी मेरा देश है। किसी भी हालत में हमें उस चीनी सेना से अपने भारत माता की सुरक्षा करनी है, और इसके वजह से अगर मुझे 1000 बार छुट्टियां कैंसिल करनी पड़े तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सच में राजेश, हमें तुम जैसे ही सच्चे देशभक्त सिपाहियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद सीनियर कमांडर चंदन राजेश और सुरेश के साथ बहुत सारे सेना लेकर भारतीय बॉर्डर पर जाते हैं और सीना चौड़ा करके चीनी सेना से सामना करते हैं। तभी दूसरी तरफ से चीनी कमांडर चैंग अपनी चीनी सेना से कहता है, मेरे सभी चीनी भाइयों, हमें इस भारत की सेना को मूली और गाजर की तरह काट काट कर फेंकना है। इसलिए हमें अपनी योजना और एटम बम अच्छे से तैयार करके रखना होगा। इधर भारतीय सेना के कमांडर चंदन सिंह अपने जवानों को चीनी जवानों को धूल चटाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। तभी अचानक भारतीय जवानों पर चीनी जवान हमला कर देते हैं और भारतीय कई जवान चीनी सेना के हमले से अपनी जान गंवा देते हैं। तभी भारतीय सेना अध्यक्ष राजेश अपने प्रधान कमांडर चंदन से कहते हैं, सर, हमारे काफी जवानों ने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। हम किसी भी हालत में उन चीनी जवानों को नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों ने हमारी पीठ पर वार किया है। हमें उन कायरों को सबक सिखाना ही होगा। हम उनके सीने पर वार करेंगे। राजेश, तुम्हारी बात तो एकदम ठीक है, पर हमें योजना बनाकर उन पर हमला करना होगा। ऐसे ही अगर हम उन पर हमला कर देंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हमें और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। चंदन ये कहकर राजेश की बात को टाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। राजेश को अपने सीनियर कमांडर का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी राजेश अपने मन ही मन सोचता है, हमें किसी भी हालत में हमारे देश को विदेशी देश के आक्रमण से बचाना होगा। अगर कमांडर की तरह मैं भी हाथ पर हाथ देकर बैठा रहा तो फिर भारत रह जाएगा, लेकिन एक भी भारतवासी नहीं बचेगा। राजेश ये कहकर अपना बंदूक लेकर जंगलों के रास्ते छुपते छुपाते चीनी अड्डे में पहुंच जाता है और वहां जाकर छुप के उन चीनी सेना के योजना का पता करने लगता है। तभी चीनी सेना हुडक राजेश को देख लेता है। राजेश भी हुडक को देख लेता है। तुम लोगों ने हमारे सेना पर हमला करके अपनी मौत को दावत दी है। अब देखो, भारत का एक सिपाही तुम्हारा क्या हाल करता है। राजेश चीनी सिपाहियों के ऊपर गोली चलाता है। गोली लगने के साथ ही चीनी सिपाही की मौत हो जाती है। इससे कुछ ही समय के अंदर चारों ओर से चीनी सिपाही राजेश को घेर लेते हैं। राजेश सभी के ऊपर गोली चलाने लगता है और बहुत सारे चीनी सिपाही मारे जाते हैं। राजेश के बंदूक की गोली खत्म हो जाने पर कुछ चीनी सिपाही आकर राजेश को दबोच लेते हैं। क्यों रे नाकपिटे बंदर जैसे शकल वाले भारतीय जासूस सेना, तू यहाँ जासूसी करने आया है? अब देख, हम सभी लोग मिलकर तेरा क्या हश्र करते हैं। हुडुंग राजेश को अपने सेना कमांडर चैंग के पास ले जाता है। चीनी कमांडर चैंग भारतीय सेना को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है, अरे वाह, भारतीय सेना के जवान तो बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। पर हमें क्या है, हम तो उन्हें धूल चटाने के लिए ही यहाँ आए हैं। इस सिपाही ने हमारे बहुत से जवानों को मारा है, लेकिन अभी हम इसकी जान नहीं लेंगे। थोड़ा इस भारतीय सेना से उनकी योजना के बारे में पता करो। हमें किसी भी हालत में भारत पर अपना कब्जा करना होगा। अरे वो नाकपिटे छछूंदर मुहे इंसान, हम तेरे साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। जल्दी से तू अपने सेना के योजना बता। हम तो तुझे और तेरे सभी साथियों को मिट्टी में मिलाने ही आए हैं। तुम छोटे छोटे आंख वाले चाइनीज
ज्यादा चुंग चांग मत कर और अपनी योजना पर ध्यान दे। तुम लोगों ने हम भारतीय सेना को क्या दलाल समझा है? हम सभी मर जाएंगे पर अपने भारत देश पर एक खरोंच भी लगने नहीं देंगे। इसलिए हमारे देश को मिट्टी में मिलाने का सपना तुम लोगों का अधूरा ही रह जाएगा। हुडांग को राजेश की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी हुडांग राजेश पर बहुत क्रोधित हो जाता है और गोलियों से उसके शरीर को छलनी कर देता है। राजेश मरने के बाद भूत बन जाता है पर उसके दिमाग से अपने भारत माता की रक्षा की बात नहीं जाती। तभी राजेश अपने आप से कहता है, इन दुष्ट चीनी सेना ने मुझे मारकर मेरा शरीर तो खत्म कर दिया पर मेरी आत्मा अभी भी जिंदा है, जिसे मृत्यु के बाद भी अपने परिवार को छोड़कर देश माता की चिंता सताती रहती है। इसलिए अब मैं इन चीनी सेना को मजा चखाऊंगा। राजेश का भूत ये कहकर एक एक करके चीनी सेना को मारने लगता है। एक एक करके मैं सभी चीनी सिपाहियों को मार डालूंगा। मरेंगे, सब मरेंगे। तभी हुडंग राजेश के भूत को देखकर बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे मैया रे मैया, भारत में तो भूत भी आर्मी में काम करते हैं। अब मुझे इस भूत से कौन बचाएगा? अरे मैया रे कमांडर सर, मुझे बचाइए, ये भूत मेरे पीछे पड़ गया है। क्यों रे करम जले गधे के बच्चे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और हमारे भारत देश को भी मिट्टी में मिलाने वाला था। क्या तुझे किसी काले कुत्ते ने काट लिया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तुम्हारे चीन देश को हमने अपने अतिथि रूप में ग्रहण भी किया था, अब हम तुम्हें दुश्मन रूप में स्वीकार भी करते हैं। हमारे प्यार को हमारी कमजोरी समझने की गलती बिल्कुल भी न करना। राजेश का भूत ये कहकर हुडांग को काट काट कर मार देता है। तभी चीनी कमांडर चैंग पेड़ के पीछे से ये सब कुछ देख रहा था। चीनी कमांडर भूतिया सैनिक देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागकर अपने दूसरे डेरे में चला जाता है। इधर राजेश का भूत एक एक करके चीनी सैनिकों को बहुत ही बेरहमी से मारता रहता है। आखिर में जब राजेश को चीनी कमांडर चैंग नहीं दिखता, राजेश का भूत समझ जाता है वह अपने दूसरे डेरे में भाग गया है। राजेश का भूत जंगलों के रास्ते से चीनी कमांडर का दूसरा डेरा ढूंढने लगता है। कुछ देर जाने के बाद उसे वह डेरा दिखाई देता है। राजेश का भूत वहां जाकर चीनी सैनिकों की तैयारी देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये चीनी सैनिक हमारे पूरे भारत को खत्म करने के लिए एटम बम बनाकर लाए हैं। इस बम के फटने से सच में हमारे देश को बहुत समस्या हो सकती है। राजेश का भूत बहुत देर तक उस एटम बम को देखकर सोचने लगता है पर अपने देश को बचाने के लिए उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। जब आधी रात हो जाती है और सभी सैनिक अपने अपने टेंट में आराम करने लगते हैं, तभी राजेश का भूत एटम बम वाले टेंट के अंदर जाता है और वहां जाकर बम को बर्बाद करने की कोशिश करता है। तभी दूसरे टैंक से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। राजेश का भूत जैसे ही उस टेंट के अंदर जाता है, वह देखता है भारतीय सेना सुरेश को चीनी सेना ने बंदी बना रखा है। सुरेश राजेश के भूत को देखकर पहचान जाता है और इसका ये हाल देखकर हक्का बक्का रह जाता है। भाई राजेश, तुम्हारा ये क्या हाल है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम्हारी मृत्यु हो गई है और तुम भूत बन चुके हो। पर ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि तुम मरने के बाद भी अपने भारत माता की चिंता करना नहीं भूले। सच में तुम जैसे सैनिक के लिए पूरा भारत देश की तरफ से मेरा एक सैल्यूट है। सुरेश, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई राजेश, हमारे कमांडर चंदन सिंह देश के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन कौन सा एक्शन कब लेना है वह ठीक से तय नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारे कई जवान शहीद हो गए, पर हम इन चीनी सेना का कुछ नहीं कर पाए। इसी वजह से मैं तुम्हारी ही तरह इन लोगों का खात्मा करने आया था, पर इन छोटी छोटी आंखों वाले लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया। सुरेश, मुझे भी तुम्हारी देशभक्ति देखकर बहुत गर्व हो रहा है, पर हमें अभी हमारे देश को बचाना है। बांस के टेंट में चीनी सेना ने हमारे देश को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा बम बनाया है। हमें किसी भी हालत में उस बम को नष्ट करना होगा, नहीं तो ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। राजेश सुरेश मिलकर उस टेंट के अंदर जाते हैं और उस बम को नष्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर चीनी कमांडर चैंग आ जाता है। अरे भारतीय सेना के जासूस हो, हमारा बम नष्ट करने चला है और ये तुम लोगों के बस का नहीं है।
चैंग जैसे ही राजेश का शक्ल देखता है वह बहुत डर जाता है और उसे हुनंग की मौत का हादसा याद आ जाता है और वह डर के मारे थर थर कांपने लगता है। तभी सुरेश चैंग को पकड़ लेता है और उसके शरीर में वह बम बांध देता है और राजेश का भूत उस चैंग को उड़ाकर ले जाकर समुद्र में फेंक देता है। बम समुद्र में गिरते ही बहुत जोर से एक धमाका होता है। चैंग की मौत हो जाती है। उसके बाद सुरेश सभी टेंट में आग लगा देता है और राजेश से कहता है, सच में भाई आज तेरी वजह से मैं तो क्या पूरा देश इतने बड़े खतरे से बचकर वापस लौटा है। सच में तेरी भूतिया बहादुरी के किस्से पूरे देश में सभी को मालूम होनी चाहिए। मैं देश की हर अखबारों में तेरी कहानी छापने की गुजारिश करूंगा। सुरेश, तुम यहाँ से जल्दी वापस चले जाओ और कमांडर से जाकर कहना हमें बहुत ही सोच समझकर जल्दी फैसला लेना चाहिए। हमारी एक गलती बहुत सारे इंसानों की मौत का कारण हो सकती है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ दोस्त। मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुम हमारे देश का एक मिसाल हो। अलविदा दोस्त, किस्मत में रहा तो फिर मिलेंगे। इसके बाद राजेश का भूत वहाँ से गायब हो जाता है और सुरेश भी अपनी सेना के पास वापस चला जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।